नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी सरकार ने बजट 2021 किया पेश, किसान और गरीबों को मिली बड़ी राहत। बजट में किसानों के लिए खुला खजाना, चारों खाने चित हुई विपक्षी पार्टियां। मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होंगे महंगे, पेट्रोल और डीजल पर विपक्ष ने फैलाई फेक न्यूज। बजट के जरिए देशभक्त पैदा करने का प्लान, देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। चुनावी राज्यों पर वित्त मंत्री ने दिया विशेष ध्यान, बंगाल और असम को मोदी सरकार की खास सौगात। अब रुक करते हैं पहली खबर की ओर। आम बजट 2021-22 में देश के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार का दावा है कि अगले वर्ष तक देश के किसानों की आयु दुगनी हो जाएगी। किसानों के कर्ज के लिए वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान होने की बात बताई है। साथ ही स्वास्थ्य पर 2.24 लाख करोड़ रुपए, वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए, रेलवे पर 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क पर 1.18 लाख करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर मनीष, जो 2021 का ये बजट पेश हुआ है, क्या लगता है इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए ये बजट कारगर साबित होगा? देखिए, ये बजट बहुत ही अनोखे और बहुत ही क्रूशियल जंक्चर पे पेश किया गया है। एक तरफ कोरोना काल की वजह से इकोनॉमी बिल्कुल ही पिछड़ रही थी, कोई सेक्टर, सारे सेक्टर बिल्कुल डाउन चल रहे थे, और ऐसे में सरकार के सामने इकॉनमी को वापस पटरी पे लाने की चुनौती तो थी ही, प्लस बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे किसान, और ये एक वैचारिक दृष्टि से भी एक आंदोलन चल रहा है कि सरकार के हाथ आप ऐसे बंद कर दो कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर न सके, सरकार के पास पैसे ना रहे, फिर सरकार किस तरीके से योजनाएं बनाएंगी, किस तरह से इकॉनमी को पटरी पर लाएंगी। तो ये एक अलग कहानी है जिसके बारे में मैं आपको आगे की खबरों के साथ बताऊंगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे एक प्रेडिक्शन कर रहा है कि हिंदुस्तान अगले साल 11.5% की रफ्तार से आगे बढ़ने लगेगा। मतलब हमारा ग्रोथ रेट जो है डबल डिजिट में चला जाएगा। और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे ही नहीं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो एजेंसियां हैं, IMF की तरफ से भी ये लगातार बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान अगले 1 साल में न सिर्फ इकोनॉमी को रिकवर कर पाएगा, बल्कि वी आर गोइंग टू बी द नंबर 1, सबसे ज़्यादा, सबसे स्पीड में हम आगे बढ़ने वाले देश बन जाएंगे। अब ऐसे में जो प्लानिंग करनी चाहिए थी और जिस तरह का प्लान इस बजट में रोल आउट किया गया है, तो आप देखिए कि किस तरीके से गांव के लोग, आम लोग अपना जो खरीदारी बढ़ाए, उसके लिए जो इम्पेटस दिया गया है, उसके लिए जो पैसे लगाए गए हैं, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही दिशा में है। इसलिए किसान के क्षेत्र हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर बाकायदा ध्यान दिया गया है। आई थिंक ये अब तक तो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि न सिर्फ ये एक ऐतिहासिक बजट है, बल्कि ये हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की इकॉनमी को एक तेज रफ्तार की इकॉनमी बनाने के पटरी पे लाने के लिए सक्षम है। यानी कि कोरोना काल में जो हालात बने, उन्हें ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, जिससे आगे आने वाले टाइम में भारत इकोनॉमी को जल्द से जल्द रिकवर कर पाए। वहीं बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में 5 बड़े फिशिंग हब बनेंगे। इसके साथ ही बजट में काबुली चना पर 30%, मटर पर 10%, बंगाल चना पर 50%, मसूर पर 20% और कपास पर 5% कृषि अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। डॉक्टर मनीष, क्या लगता है ये जो बजट पेश किया गया है, इससे क्या, जिस तरह से किसान आंदोलन अभी चल रहा है, हम देख रहे हैं विपक्ष भी अपनी राजनीति उसमें करने पे लगा हुआ है, क्या इस बजट के जरिए विपक्ष को भी जवाब दिया गया है? देखिए, जब हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कई घंटे बीत गए हैं बजट को पेश होने के बाद भी, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म
एक जिसको कह सकते हैं आउटराइटली एक दलील के साथ, एक लॉजिक के साथ किसान के सेक्टर को लेकर के कोई भी अब तक बातचीत नहीं हुई है। दरअसल बजट के माध्यम से अपने भाषण के जरिए निर्मला सीतारमण ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों या विपक्ष की पार्टियों को करारा जवाब दिया है कि जिस तरह की बातें, मन गढ़ंत बातें, जो अफवाह ये लोग उड़ाने की कोशिश में लगे हुए थे कि एमएसपी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, एमएसपी पे कानून लाया जाए, एमएसपी पे ये किया जाए, तो उस पर डिटेल तरीके से निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में बताया और एक एक सवालों का जवाब दिया। पहला पॉइंट ये है कि सरकार अभी किसान के संगठनों के जरिए, इन अपोजिशन पार्टी के जरिए घिरी हुई है। इसके पीछे की राजनीति ये समझिए आप कि हिंदुस्तान में जो सरकार है, मोदी सरकार पहली बार, हालांकि सरकारें तो कई आई और कई गई, कई सारी विपक्षी पार्टियां जो आज आंदोलन कर रही हैं उनकी भी सरकार रही, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह सकते, इवन कह सकते, पूरा करना तो दूर की बात है, कह सकते, ये दावा कर सकते कि किसानों की आय वो फला फला समय में वो डबल कर देंगे। अब इतनी बड़ी चुनौती है, अब इसके लिए क्या ज़रूरत है? इसके लिए सारे लोग जानते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ है कि आप कृषि के क्षेत्र में पैसे लगाएं, उसमें इन्वेस्टमेंट आए। जब तक वो पैसे नहीं लगेंगे तब तक ये हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्री है, जो हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर है, वो इंडस्ट्री के साथ वो जुड़ नहीं पाएगा। और इसलिए सरकार ने जब इस तरह के 3 नए कानून लाए तो उसको ही बाकायदा आप कह सकते कि बंधक बनाने की कोशिश की गई कि न इस तरह के कानून रहेंगे, न सरकार के पास अधिकार रहेगा, न किसानों की आय डबल होगी, न कृषि इंडस्ट्री के साथ मेल खा पाएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसके जरिए फिर कैपिटल आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं। तो ये एक साजिश जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने रची, इसके पीछे के कारणों के बारे में हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेकिन इस बजट के जरिए सरकार ने 2 बातें साफ कर दी फिर भी कि एक, एमएसपी जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, दूसरा कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी डाला जाएगा, और सरकार ने फिर से आज अपने इस बजट से एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि जो तीनों कानून मोदी सरकार जो लेकर के आई है वो वापस नहीं करेगी। यानी कि जिन बिंदुओं को लेकर किसान आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है उस पर आज निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में सब स्पष्ट कर दिया और विपक्ष को राजनीति का जवाब भी दे दिया। उधर 2021 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2.5% तक किया गया है। इससे मोबाइल फोन और चार्जर महंगा हो जाएगा। हालांकि कॉपर, स्टील, सोना और चांदी की कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके अलावा पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर सेस लगाने की घोषणा की गई है। डॉक्टर मनीष, जैसे ही भाषण खत्म हुआ ये खबर फैल गई कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, कितनी सच्चाई है इसमें? आपने भी बताया कि भाई कृषि सेस जो है वो पेट्रोल और डीजल पे लगेगा, तो लोगों ने तुरंत इसके ऊपर प्रोपेगेंडा चालू हो गया। लेकिन लोग पूरी बजट के पेपर को वो पढ़े नहीं, समझे नहीं, या फिर जानबूझ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान का विपक्ष आजकल बहुत दूसरे ही मोड में चल रहा है। ये अफवाह फैलाकर राजनीति करने में बल्कि कह सकते हैं कि उसकी रणनीति पे वो काम करते हैं। चाहे वो कोई भी कानून पास होता है देश के अंदर में, ये अफवाह फैला देते हैं। कोई भी नई बात कही जाती है तो ये अफवाह फैला देते हैं। दरअसल सरकार ने कृषि सेस लगा करके उस पैसे का इस्तेमाल किसान में, जो कृषि क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट होना है उसमें वो लगाने वाली है। एक दूसरी बात ये हुई कि जैसे ये खबर आई तो लोगों ने कह दिया पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन इसी बजट के तहत ये भी बताया गया कि जितना ये बढ़ाया गया है उसी के हिसाब से जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम किया गया है। मतलब ये कि एक तरफ से टैक्स को एक अलग हिस्से में डाला गया है। जो एक्साइज ड्यूटी का, उसको नॉर्मल से लैंग्वेज अगर हम कह दें कि एक्साइज ड्यूटी जो लगाया जाता है उस पैसे का इस्तेमाल किसानों के बढ़ोतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनमें जो कृषि के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें लगाया जाएगा। अब सवाल बहुत ही सिंपल है कि भाई ऐसे करने की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है तो आजकल तो जीएसटी का सिस्टम है, तो वो उसके ऊपर सब चीज़ का अधिकार हो जाता है, उसका बंटवारा अलग तरीके से होता है। लेकिन अगर वही पैसा जो पहले हम एक्साइज ड्यूटी के नाम से लेते थे और अब एग्रीकल्चर सेस के नाम पे ले रहे हैं,
तो वो उस पैसे को सरकार इंडिपेंडेंटली किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उसको लगाने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। और ये करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि सरकार एक एजेंडे पे काम कर रही है, सरकार एक लक्ष्य लेकर के काम आगे बढ़ा रही है कि उन्हें किसानों की आय दोगुनी करनी है। तो उसके लिए लाजमी है कि सरकार इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करे और यही आज हुआ है। यानी कि विपक्ष ने अपने प्रोपेगेंडा के तहत ये फेक न्यूज फैलाई जिससे वो सरकार को बदनाम कर सके। वहीं सरकार ने आम बजट के जरिए देशभक्त पैदा करने का भी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत देश में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आदिवासी इलाके में एकलव्य स्कूल खोला जाएगा। नई शिक्षा नीति की जरूरतों के अनुसार देश भर में 15,000 स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द होगा। डॉक्टर मनीष, एजुकेशन को लेकर तो कई बिंदु यहाँ पेश किए गए, लेकिन 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने के पीछे क्या तर्क है? सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है। वो नहीं चाहते कि देश के अंदर वैसे स्टूडेंट पैदा हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ ही नारेबाजी करें, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के एजेंट की तरह वो हिंदुस्तान के सैनिकों के खिलाफ ट्वीट करें। वो चाहते कि जो आने वाला जो युवा हो, जो नया जनरेशन हो, उसके अंदर देशभक्ति की जज्बा हो, वो राष्ट्र के लिए समर्पित हो। और इसलिए जो सैनिक स्कूल में जो पढ़ाया लिखाया जाता है उसका एक अलग चरित्र है, उसका एक अलग किस्म की सोच बचपन से डाल दी जाती है। हम लोगों ने भी सैनिक स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि सैनिक स्कूल का जो पूरा कोर्स जो होता है वो बिल्कुल आम स्कूल से बिल्कुल अलग सा होता है। ऐसा नहीं कि वो किताब अलग होती है या पढ़ाई अलग होती है, कोर्सेज तो वही होते हैं, लेकिन जो दिनचर्या होता है ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है। प्लस इसमें शुरू से ही बच्चों के अंदर देश को लीड करने और सेना में भर्ती होने का जज्बा पैदा किया जाता है। आधा से ज़्यादा लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आम जीवन में आ जाते हैं उसमें वो जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं या किसी और दूसरे पद पे जाते हैं, हम लोग जैसे लोग, जैसे ऑफ इंडिया में अजीत भारती हैं, इस तरह के तमाम बहुत सारे आपको सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो अलग अलग क्षेत्र में हैं। तो उनके अंदर भी वो राष्ट्रवादी होने का एक जज्बा जो है वो झलकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है। अब तक कुल 17-18 सैनिक स्कूल इस देश में हैं, अब इसकी संख्या 100 हो जाएगी तो इस देश के अंदर ज़रूर कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के फैसले एजुकेशन सेक्टर को लेकर के लिए गए हैं उसको लेकर के कई सारे वामपंथियों को मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि जिस तरह का जो अनाउंसमेंट किया गया है, जैसे नेशनल रिसर्च के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन की गठन किया जा रहा है, हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ नया कदम लिए जा रहे हैं, प्लस जो एकलव्य स्कूल है उसमें भी वही बातें, वही चीज़ को बढ़ाया जाएगा कि जिससे वो देश के साथ जो पढ़ाई और युवा जो हो वो देश के प्रति समर्पित पैदा हो। और ये मुझे लगता है कि एक स्वागत योग्य कदम है। यानी कि देश के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने की बात को ध्यान में रखते हुए 100 सैनिक स्कूल बनाए जाने का फैसला लिया गया है। अब मोदी सरकार के आम बजट में देश के चुनावी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इस साल 3500 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने का लक्ष्य रखा है और तमिलनाडु से लेकर केरल, असम और पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात से नवाजा है। सीतारमण ने पश्चिम बंगाल को भी खास सौगात से नवाजा है। कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर हजारों किलोमीटर हाईवे बनाए जाएंगे। इसमें कोलकाता सिलीगुड़ी रोड की रिपेयर भी शामिल है। वित्त मंत्री ने असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है। डॉक्टर मनीष, आखिर इस बजट में चुनावी राज्यों की ओर इतना ध्यान क्यों दिया गया है? बिल्कुल, कोई भी सरकार होती है, वो अगर कहीं चुनाव हो किसी राज्य में, अगर वहाँ पे ऐसा लगता है कि इस बजट के जरिए वो चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो ये बिल्कुल उनका अधिकार है। और बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिस तरह के वहाँ पे हाईवेज वगैरह जो बनाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा वो बिल्कुल ही बेकार है। और इसलिए सरकार को ये लगता है कि इसके जरिए वो उन
राज्यों को इन्फ्लुएंस कर सके, कुछ तोहफा दे सके, तो इसमें तो जनता का फ़ायदा ही है कि इस तरह के चुनाव हों, बजट आएँ कि ताकि उनके इलाकों का विकास हो, वहाँ पे हाईवेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो ये असम, बंगाल और तमिलनाडु को इसका फ़ायदा इस बार इस बजट से हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो फंसेगा वो बंगाल में फंसने वाला है, क्योंकि बंगाल का ये जो रोड है, वो रोड आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल टॉप जो नदर्न हिस्सा है बंगाल का, उससे लेकर के सदर्न हिस्से तक के लिए ये जो रोड अगर बनती है तो ये हमेशा के लिए ये कहा जाएगा कि ये मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई रोड है। जैसे अभी भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे लोग चलते हैं तो आप कार से सफ़र करते ही आप अटल जी का नाम लेते हैं। तो बंगाल में इस तरीके से मोदी घर घर तक पहुंचने की कोशिश में है और यही इसका मकसद है। यानी कि कई राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव करीब आ रहे हैं और अब सरकार ने भी इसे लेकर अपनी कमर कस ली है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।